तो आइए शुरू करते हैं आंकड़ा हमारे फैसला आपका और सबसे पहला विषय आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण की सीमा के अंदर कोटे में कोटा देने की इजाजत से हंगामा मचा हुआ है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति कई अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संगठनों के इसके खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का आयोजन किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग 21 अगस्त _ भारत _ बंद ट्रेंड कर रहा है। इस बंद को मायावती की पार्टी बीएसपी का भी समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते इसके सफल होने की संभावना बढ़ गई है। सबसे ज्यादा हंगामा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है, जहां पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। भारत बंद की घोषणा करने वालों ने संपूर्ण बंदी का ऐलान किया है, यानी उनके हिसाब से कुछ भी नहीं खोला जाएगा और बाजारों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इसके बावजूद आम आदमी से जुड़ी इमरजेंसी सेवाएं इस तरह से बंद के दौरान भी खोली जाती हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी अस्पताल खुले रहेंगे, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी, मेडिकल स्टोर भी खोले जाएंगे। आमतौर पर इस तरह के बंद के दौरान प्रदर्शनकारी सभी कुछ बंद कराने की कोशिश करते हैं। इसके चलते सभी तरह के बाजार, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने 1 अगस्त को एक फैसला सुनाया। इसमें राज्य सरकारों को आरक्षण की सीमा के अंदर अत्यंत पिछड़ी जातियों और क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। इस अधिकार से राज्य सरकारों को आरक्षण के अंदर अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सीमा तय करने का हक दिया गया। इसे कोटे के अंदर कोटा कहा जा रहा है। आरक्षण का लाभ ले रही कुछ जातियां इसका विरोध कर रही हैं। इन्हीं जातियों ने अब भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद के ऐलान के बाद कई राज्यों में बंद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को भी अलर्ट किया गया है। कल के बंद का जो आह्वान है उसके संबंध में पुलिस और प्रशासन के स्तर पर सभी तरह की तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। पुलिस का जाब्ता हमारे पास सफिशिएंट नंबर्स में है। जो हमारे कंसर्न स्पॉट्स हैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी तैनात कर दिया गया है और प्रशासन की तरफ से इसके लिए सभी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। स्कूल और कॉलेज अपने जो उनका यथा कार्यक्रम है वो उस प्रकार सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है उसके बाद अगर राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आज जो राजस्थान पुलिस के जो जयपुर कमिश्नरेट के जो कमिश्नर है बीजू जोसेफ, वो तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए नजर आए। इसके अलावा जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमिश्नर बीजू जोसेफ की तरफ से अभी 3 दिन पहले जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं उन संगठनों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई थी, जिसके अंदर अलग अलग संगठनों के लोगों की तरफ से जयपुर पुलिस को ये भरोसा दिलाया गया था कि किसी तरीके से कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से अगर राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अति संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने की जो विशेष दिशा निर्देश हैं वो जयपुर कमिश्नर की तरफ से तमाम आला अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं तमाम इलाकों के अंदर चाहे छोटे से लेकर छोटे जवान की बात की जाए या अन्य अधिकारियों की बात की जाए, उन तमाम अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। वहीं इसके अलावा अति संवेदनशील इलाकों के अंदर एसटीएफ सहित जो क्यूआरटी और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में दमकल महकमे की तरफ से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी तैनात की गई है। वहीं साफ तौर पर जिस तरीके से ये ऐलान विभिन्न संगठनों की तरफ से किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदेश के कई इलाकों के अंदर स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई है। अगर स्कूलों की छुट्टियों की बात की जाए तो जयपुर, भरतपुर, दौसा सहित जो अन्य इलाके हैं वहां पर कल कलेक्टर की तरफ से शिक्षा विभाग को निर्देश देने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश भी छुट्टियों को लेकर जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। लेटरल रिजर्वेशन को लेकर कल किए गए भारत बंद के ऐलान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रमुखतम चौराहों में से एक 1090 चौराहे पर मौजूद हैं और मेरे चारों तरफ आप पुलिस का बंदोबस्त अभी से ही देख रहे हैं कि कैसे हर चौराहे पर आपको इस तरह पुलिस की गाड़ियां दिखेंगी। आगे भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस देर शाम तक आज कॉम्बिंग करती हुई नजर आएगी। और कल भी भारत बंद को लेकर जिस तरह लेटरल रिजर्वेशन को लेकर कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है और कई राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है,
इसको लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाए, किसी भी राजस्व की हानि ना हो, सरकारी संपत्ति की हानि ना हो, और ख़ास तौर पर लोगों को इस भारत बंद से किसी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यूपी पुलिस की तरफ से भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर पुलिस रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूरी तरह पुलिस भारत बंद को लेकर मुस्तैदी से मौजूद रहेगी। आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और लोगों का रास्ता अवरुद्ध ना हो, भारत बंद की वजह से किसी और तरह की सर्विसेज बाधित ना हो, लोगों की इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और राजनीतिक दलों की तरफ से भी यही अपील की गई है। खास तौर पर अगर बसपा की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा है कि भारत बंद संगठनों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस बात की अपील की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। यह बड़ा सवाल है आरक्षण को लेकर कि आरक्षण वाकई क्या खत्म होने वाला है या फिर आरक्षण में कटौती की जा रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। आज ये इस मसले पर हम लोग बात कर रहे थे। हमारे साथ कई वरिष्ठ हमारे सहयोगी संपादक भी मौजूद थे। उनमें से एक संपादक हमारे मुकेश राजपूत, उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि आरक्षण खत्म हो रहा है और लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वैसा ही नैरेटिव आरक्षण को लेकर हो रहा है। हाल के समय में विधानसभा चुनाव है, उनकी चिंता हरियाणा को लेकर थी क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव को करीब से देख रहे हैं और कई सारे सवाल, जैसे उनके जहन में वो सवाल थे, ऐसे कई सारे सवाल लोगों के जहन में थे। उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल रचे और इसको लेकर एक सर्वे किया। पहला सवाल सर्वे का कि क्या आप SC/ST आरक्षण कोटे के खिलाफ भारत बंद का समर्थन करते हैं? 38% लोगों ने कहा हाँ, बंद का समर्थन करते हैं। 51% लोगों ने कहा बंद का विरोध करते हैं। 9% लोग बंद बेअसर होगा ऐसी बात कर रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे। अश्वनी दुबे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर ओम सुधा दलित चिंतक हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ओम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ओम, आज अपने न्यूज़ रूम में हम अपने तमाम संपादकों के साथ चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि भले ही बीजेपी ये सफाई देती रही कि वो संविधान को खत्म नहीं होने देगी, संविधान की रक्षा करेगी, भले ही, और उसका परिणाम ये भी हुआ, लेकिन विपक्ष ये कहता रहा कि साहब ये बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। जबकि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से शपथ ली तो संविधान को अपने सर और माथे लगाया। बीजेपी का यह कहना था, केंद्र सरकार में बैठे लोगों का कहना था कि विपक्ष ने एक झूठा नैरेटिव गढ़ा, भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब बात आई आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और फैसला देने के बाद विपक्ष फिर यह कहने लगा कि साहब आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेटरल जो भर्तियां होने जा रही हैं, यूपीएससी ने कुछ भर्तियां निकाली हैं, उन्हें लेकर विपक्ष कह रहा है कि साहब ओबीसी, SC, ST के आरक्षण खत्म होने की जा रही है। सरकार में जो बैठे लोग हैं, सरकार के जो सहयोगी दल हैं, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसमें आरक्षण क्यों नहीं है। सरकार को लगा कि फिर भ्रम फैलेगा, वो नियुक्ति ही कैंसिल कर दिया। आप क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, कोटे के आरक्षण को? जी, आपकी आवाज आ रही है। DY चंद्रचूड़ अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं और इनके बेटे जो है वो अभी बम्बई हाई कोर्ट में जो अभिनव चंद्रचूड़ जो है वो वकील हैं बम्बई हाई कोर्ट में, जहां तक मेरी जानकारी है, और मुझे लगता है कि भविष्य में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही होंगे। तो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उनका बेटा भी हो जाएगा, ऐसी संभावना। ये कौन सा आरक्षण? इस आरक्षण में वर्गीकरण कौन होगा? इस देश में जिस जाति की 3% आबादी है ब्राह्मण जाति की, उस जाति का 90% से ज्यादा जज, ये किस किस्म का आरक्षण है? इस पर कब रोक लगेगी?
इस देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 90% से ज्यादा सिर्फ 3% जाति के ब्राह्मण जो है काबिज हैं। उस आरक्षण पर जो है कब रोक लगेगी, उसमें वर्गीकरण लागू कब होगा? ये जो 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है सवर्णों को, उसमें जो है क्यों नहीं इनको वर्गीकरण दिखा? आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, लेटरल एंट्री से जितने आईएएस बने हैं 75% के लगभग आईएएस जो है सिर्फ ब्राह्मण जाति से। उस पे वर्गीकरण क्यों नहीं करते? इस देश में जो भारत रत्न आज तक जितने भी मिले उसमें 65 से 70% जो है ब्राह्मणों को भारत रत्न मिले हैं। उसमें कब जो है आप वर्गीकरण करेंगे? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरा इसमें और एक ऐड कर दूं, अब ये बताइए कि आपके पास यह आंकड़ा कहां से आ गया कि उत्तर प्रदेश में जाटव, बिहार में पासवान और राजस्थान में जो है मीणा जो है दूसरी दलित जातियों का आरक्षण खा रही है? यह आंकड़ा आपके पास आया था क्या? आपको रात को सपना? नहीं, मीणा तो एसटी में आते हैं ना राजस्थान में। अरे नहीं ओम साहब, राजस्थान में मीणा एसटी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं राजस्थान में मीणा। आप एससी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब भी है। ये जो फैसला है, मैंने इस मामले में रिव्यू पिटीशन डाला है आज सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मुझे पता है। इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब को भी घसीटा गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस देश में 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 0 आदिवासी प्रोफेसर। उसका कैसे वर्गीकरण करेंगे? 0/2 अब ये बड़ा सवाल है ओम सुधा साहब, ये बड़ा सवाल जो आपने कई सारे सवाल उठाए। अब ये इत्तेफाक ही है कि क्या है? आपने ज्यादातर कहा कि साहब गिन लिया जाए कि सचिव कितने ब्राह्मण हैं और जब आईएएस कितने हैं। और देखिए इत्तेफाक देखिए कि अश्वनी दुबे जी, पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। अब इसकी व्याख्या विस्तार से करेंगे। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं जो हमने लोगों से पूछा। सर्वे का सवाल था कि SC ST आरक्षण कोटे में कोटा व्यवस्था बनी तो इसका असर क्या होगा? 39% लोगों ने कहा सबसे कमजोर को फायदा होगा। 10% लोगों ने कहा आरक्षित जातियों में खींचतान बढ़ेगी। 25% लोगों ने कहा आरक्षण पर खेमों में समाज बटेगा और 24% लोगों ने कहा इसका कोई असर नहीं होगा और मात्र 2% लोग थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति से किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा फायदा होगा? 44% लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, 15% लोग एनडीए गठबंधन की बात कर रहे थे, 21% लोग क्षेत्रीय पार्टियों के फायदे की बात कर रहे थे और 20% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। अश्वनी दुबे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। अश्वनी साहब, आपने डॉक्टर ओम सुधा को तो सुन ही लिया और हम व्याख्या भी करना चाहते थे, कुछ बिंदु निकालना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय में क्या है। आपकी बारी, क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर ओम सुधा जी के नाम के आगे वो डॉक्टर भी लगा है। वो क्रीमी लेयर में आते हैं और ये नहीं चाहते कि जो अत्यंत दलित या महादलित, मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूँ, इनका पूरा फोकस ब्राह्मण कम्युनिटी के ऊपर आ गया क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ब्राह्मण कम्युनिटी। इनका सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट पर नहीं, इनका सारा फोकस आ गया कि ब्राह्मणों को क्यों मिला। अरे भाई, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दलित कम्युनिटी में जो पिछड़े हुए हैं और क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो इंदिरा साहनी के केस में बहुत पहले 9 जजेस बेंच ने कर दिया, उसके इम्प्लीमेंट करने की बात है। आप ही के वो जो पिछड़े हुए लोग हैं आपकी कम्युनिटी में, उनको आगे बढ़ाने की बात है। सारा फोकस इन्होंने ब्राह्मणों पर कर दिया। सचिव इतने ब्राह्मण है, जजेस इतने ब्राह्मण है, वकील इतने ब्राह्मण है, मनोज मनु ब्राह्मण है, अश्विनी दुबे ब्राह्मण है। मनोज मनु इसलिए टीवी पर बोला, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली क्यों नहीं चैलेंज करते? और आपने चैलेंज किया भी। आप कह रहे हैं स्वयं की रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो आप डिफरेंट फोरम पे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? अब फोरम नंबर 1 या तो जज कोर्ट के ऑर्डर आने का वेट करिए,
फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अब बहरहाल ये उस बात का जवाब था जहां इन्होंने डिबेट को चेंज किया था। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पर आता हूं। जी, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ किया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। भाई साहब, कोटा के अंदर कोटा बनाने का अधिकार राज्य को है। आप राज्य के पास जाए और कहिए नहीं हमें इस राज्य में कोटा के अंदर कोटा नहीं चाहिए। डॉक्टर ओम सुधा स्वयं जो है रिजर्वेशन का सारा लाभ अपने और अपने परिवार के लिए लेकर के गांव में जो हमारे रामलाल भाई साहब हैं उनके बच्चों को नहीं देना चाहते। मैं भी बोला मैं मध्य प्रदेश के अत्यंत पिछड़े गांव से आता हूं। ये बड़ा स्वयं अपने बच्चों को इनकी कम्युनिटी के पढ़ा रहा हूं, लेकिन कभी बिना द्वेष मात्र के कभी ये नहीं कहे कि इनका टारगेट ग्राउंड पर आ गया। अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों के लेकर कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभा इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल जस्टिस गवाई हैं वो स्वयं उस कम्युनिटी से वो खुद कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जो आदर्श हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। 9 जजेस बेंच में आ गया तो क्यों नहीं सामाजिक न्याय? और सबसे बड़ा सवाल है अश्वनी जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जो भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसका नाम भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। तो सामाजिक न्याय की बात यहां पर हो रही है। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं ओम जी से कहूंगा, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा थोड़ा अश्वनी जी की आवाज ठीक करें, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। सर्वे का चौथा सवाल कि देश में सालों से चले आ रहे आरक्षण को लेकर आपकी राय क्या है? 11% लोगों ने कहा शोषित वंचितों का हक है, 21% लोगों ने कहा आरक्षण की समीक्षा हो, 14% लोगों ने कहा जाति जनगणना को बनाए आधार, और 50% लोगों ने कहा कि अन्य धर्म के लोगों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, और 4% लोग इसमें से कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमारे साथ ओम जी बने हुए हैं। ओम सुधा जी, मैं एक चीज बात पूछना चाहता हूं आपसे, एक बात पूछना चाहता हूं। अगर एक पीढ़ी, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आप सुदूर इलाके में चले जाइए, गांव में चले जाइए, गांव की ग्रामीण व्यवस्था में चले जाइए, एक परिवार जिससे एक व्यक्ति ने आरक्षण का लाभ लेकर एडमिशन ले लिया, इंजीनियरिंग में ले लिया या मेडिकल में ले लिया, या उसने यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद वो सक्षम हो गया, परिवार संपन्न हो गया, क्या उसको या उनके परिवार को 10 बार लाभ लेना चाहिए? या फिर जो उनसे नीचे उन्हीं की जाति के लोग हैं वो 10 परिवार लाभ लेकर उसी जगह आ सकते हैं, उनका विकास हो सकता है, उनके साथ सामाजिक न्याय हो सकता है, उनकी क्या गलती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सामाजिक न्याय क्या है, उसकी परिभाषा बताइए। पहले तो इन्होंने कहा कि जो है गांव का आदमी, तो मेरा गांव है, मैंने एमए की पढ़ाई तक जो है गांव से ही की है, और लालटेन में ग्रेजुएशन तक हम लालटेन और लैंप जला के पढ़े हैं। तो वो बात मतलब बिहार के उसमें बिहार के गांव से आप सब जानते हैं क्या स्थिति है। दूसरा जो मूलभूत अगर मैं मुद्दे पर आता हूं तो मूल बात है आरक्षण पर बहस करते हैं। आरक्षण को भैया आप लोग आर्थिक सुधार का कार्यक्रम क्यों बना रहे? केंद्र सरकार का 37 कार्यक्रम चल रहा है आर्थिक सुधार के लिए, जाके मनरेगा के लाइन में लगे ना। ये तो संविधान में प्रावधान नहीं है कि कहीं आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है, तो इसका बेसिक ही जो फंडा है उसको आप बदल दे रहे हैं। दूसरा ये जो कह रहे हैं कोटे के अंदर कोटा जो दलित जातियों में ठीक रह रही है, बहुत बढ़िया बात है। हमको भी समझना है कि जैसे बिहार में छात्र जाति पर आरोप लगता है, यूपी में जाटव समाज पर आरोप लगता है, भैया कितने छात्र का 100 एकड़ का जमीन हो गया, कितने चमार कितने जाटव का जो है 4 शहर में अपार्टमेंट को क्या आरक्षण का लाभ देते? दिक्कत क्या है ना, दिक्कत है यहाँ क्या है कि हमारा जो बाप दादा था इनके सामने नहीं करता था, खाट पे बैठ नहीं सकता था। अब यहाँ हम सोफे पर बैठ के यहाँ जो है मेरे नाम के आगे डॉक्टर भी लग गया, यहाँ दिक्कत है, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। अश्वनी जी, मुझे लगता है कि हम एक सामान्य तौर पर ये कहना चाहते थे कि एक व्यक्ति रिजर्व सीट से लोकसभा में पहुंच जाता है, वो देश का केंद्रीय मंत्री भी बन जाता है
और उसके बाद उनका बेटा यूपीएससी या स्टेट पीएससी में सिलेक्ट भी हो जाता है, दूसरा बेटा उनके उसी कोटे से डॉक्टर भी बन जाता है, लेकिन बाकी के जो लोग पीछे उनकी पंक्ति में खड़े हुए हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, वो सामने नहीं आना चाहिए। मनोज जी, अगर मैंने आपको मनोज भाई कह दिया तो कह देंगे कि दो ब्राह्मण भाई बन गए। सुनिए मेरी मनोज जी, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि डॉक्टर ओम का बेटा, डॉक्टर ओम के बेटे का बेटा, डॉक्टर ओम को रिजर्वेशन चाहिए पढ़ाने में, डॉक्टर ओम को रिजर्वेशन चाहिए प्रमोशन में, डॉक्टर ओम को रिजर्वेशन चाहिए नौकरी में, डॉक्टर ओम के बेटे को रिजर्वेशन चाहिए सिलेक्शन में, डॉक्टर ओम का ही जो लेयर है वही क्रीमी लेयर है और उससे बाहर नहीं आने देना चाहते। जो ये कह रहे थे देखिए कितना रिजर्वेशन है आप बताइए, लोकसभा में राज्यों में कितना रिजर्वेशन है, नौकरियों में कितना, आप स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं मनोज जी, आप बताइए उस रिजर्वेशन की वजह से कितने तहसीलदार जिनको कलेक्टर बनकर रिटायर होना था वो तहसीलदार बनकर रिटायर हुए, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष आप याद करिए जिनको उसी रिजर्वेशन, ज्यादा नहीं शिवराज सिंह चौहान के समय की बात है, आपको बीजेपी के नेताओं के बड़े क्लोज हैं मनोज जी, आप बताइए क्या उस जो गुप्ता वहां पर तहसीलदार है या जो गुप्ता जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्या उस गुप्ता को माने कलेक्टर बनने का अधिकार नहीं है? क्योंकि वो ओम जी को चाहिए, क्योंकि ओम जी उस क्राइटेरिया में आते हैं, उनको 5 टाइम्स रिजर्वेशन चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र के समय रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, पेंशन में रिजर्वेशन, आउट ऑफ टर्न रिजर्वेशन में भी कह देंगे ब्राह्मणों ने 3%, 90% नौकरियों पर। अरे भाई मैं अपनी मेहनत के बल पर सुप्रीम कोर्ट का वकील बना हूं मनोज, अपनी काबिलियत के बल पर देश के जाने माने पत्रकार मैंने रिजर्वेशन नहीं दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट की तरह अगर डॉक्टर ओम की चली तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण होना चाहिए और पत्रकारिता में भी होना चाहिए। क्यों डॉक्टर ओम साहब, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन हमने 5वां सवाल लोगों से पूछा कि क्या आरक्षण विरोधी बंद से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? 61% लोगों ने कहा हाँ, 17% लोगों ने कहा ना, 17% बाकी के लोग कह रहे थे कि बंद लोकतांत्रिक अधिकार है और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। डॉक्टर ओम, मेरा एक सवाल है, हमारे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जो कभी हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में रहते थे, वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, जबकि उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एक लिमिट है ना, एडमिशन की एक लिमिट है, नौकरी की एक लिमिट है, लेकिन उस लिमिट को भर कौन रहा है? जो दशकों से और पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ ले रहा है। बाकी के लोग तो उठा ही नहीं पा रहे। अगर कोई थोड़ा सा सक्षम हो गया तो उसने, आप डॉक्टर ओम सक्षम हैं तो उनके बेटे कोचिंग लगा लेंगे और पढ़ लेंगे। तो जो गरीब बच्चा बैठा हुआ है, खेत की मेड़ पर बैठ के पढ़ रहा, जो दलित भी है, आदिवासी भी है, उसको तो आगे आने का मौका दीजिए। ये तो स्वतः ही आप लोगों को, जो सक्षम हो गए, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, उनको छोड़ना चाहिए। उनको ये खुद ही घोषणा करनी चाहिए कि मेरे परिवार को अगर एक बार आरक्षण मिल गया तो मेरा परिवार उस आरक्षण को उस गरीब आदमी को देगा जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। ओम जी, क्या यह नहीं होना चाहिए? बड़ा दिलचस्प है, क्रीम कहीं और है और लेयर कहीं और खोजा जा रहा है। हम जब कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से जज 100% जज बना हुआ है, वो वाला क्रीम आपको नहीं दिखेगा। जब हम कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है 90% से ज्यादा ब्राह्मण बैठा हुआ है, वहाँ क्रीम आपको नहीं दिखेगा। एक दलित जो है मजदूरी करता था, आज नाम उसके बेटे के नाम के बगल में डॉक्टर लग गया, वहाँ क्रीम दिखने लगा। ये जो वहाँ पे पड़ा चढ़ा हुआ है, अश्विनी जी, जमाना बदल गया है। वो जमाना गया जब पसीना गुलाब था, अब ये नहीं चलेगा। बाबा साहब का संविधान लागू है, आंखों को आगे डाल लिए, चश्मा का पावर बढ़ा लिए, क्योंकि अब हम सोफे पर दिख रहे हैं ना, सोफे पर बैठ हाथे हुए दिखेंगे और इस देश का दलित अभी तक मुंह दल रहा है सीने पर, अभी और दलेगा। डॉक्टर ओम साहब, आप भी सोफे पर बैठे हैं, और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो गाँव में बैठा है, थोड़ी सी जगह सोफे पर बैठने के लिए उसको भी दे दीजिए।
थोड़ी सी जगह सोफे पर बैठने के लिए उसको भी दे दीजिए, क्योंकि वो तो आपके साथ है और उसी के नाम पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आज अगर भारत बंद हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? उसी व्यक्ति के लिए ना। अगर आज भारत बंद हो रहा है तो उसी व्यक्ति के लिए, तो क्या उस व्यक्ति को सोफे पे बैठने का हक नहीं है? क्या वो सोफे पे बैठने का हकदार नहीं है? मलाई कहीं और है, कहीं और खोजिएगा। जहां मलाई है वहां लेयर खोजिए। अरे तो थोड़ी सी मलाई उस आदमी को भी दे दीजिए जो गांव में बैठा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो झोपड़ी से उभर ही नहीं पा रहा है। पाई तो उतनी सी है ना, पाई तो नहीं बढ़ सकती। आप 100% आरक्षण तो तय कर नहीं सकते, आप 50 के ऊपर जा नहीं सकते। अश्वनी जी, आपको ये अभी बुलवादी कह देंगे, नंबर 1। नंबर 2, भाई साहब, डॉक्टर साहब, मैं दफ्तर में मेरे को वकालत कर रहा हूं, मेरा सबसे प्रिय जूनियर जो अभी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, मनीष कुमार नाम है, आपकी कम्युनिटी से आता है। मैंने उसको सींचा, उसको गढ़ा, नाम भी बता रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट में मनीष कुमार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उसके आगे देखिए। हमने नहीं आपको सोचा, सोफे पर साथ में बिठा के। आप जो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, ये अब रिफ्ट, इसी को कहते हैं सामाजिक भेदभाव, इसी को कहते हैं सामाजिक खाई, इसी को कहते हैं कि जिसको जिसका लाभ मिलना चाहिए उसको उसका लाभ नहीं देना। जो आप अभी बात कर रहे हैं वो तर्क नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क करने की कोशिश कर रहे हो। इस कुतर्क को थोड़ा अगर आगे बढ़ाएंगे तो अभी आप शायद, मुझे लगता है, सारी मर्यादाएं भूल जाएंगे। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, बड़े आदर के साथ आपको कहना चाहूंगा, मैं अत्यंत पिछड़े गांव से हूं, अत्यंत पिछड़े। आप हमारे गांव में आएंगे तो सड़क नहीं है, लेकिन वहां के लोगों को एम्पावर किया और हमारे घर में भी लोगों की बच्चियां यहाँ दिल्ली में आके रह के पढ़ रही हैं। आप भाई साहब थोड़ा आंखों पर पट्टी निकालिए, चलिए इस पर मंथन, मुझे लगता है कि इस पर मंथन दलित चिंतक हमारे साथी, हमारे मित्र डॉक्टर ओम सुधा करेंगे और फिर कभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एक और सर्वे कराएंगे, उस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल इस विषय पर हम शुक्रिया करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद होंगे, दुबे जी हमारे साथ रहेंगे, अश्वनी जी, क्योंकि अगला विषय है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, उसी दरिंदगी पर हम चर्चा